गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ पूजा। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था सुपर प्रॉफिट मेथड के सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे अपने को गुडविल कैलकुलेशन करना है, राइट। तो उसमें हम लोगों ने जो फॉर्मूला जो पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि स्टेप 1 से अपने को निकालना है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, फिर दूसरा निकालना था नॉर्मल प्रॉफिट स्टेप 2 में, फिर स्टेप 3 में अपने ने पढ़ा था कि कैसे सुपर प्रॉफिट निकालने का है, एंड स्टेप 4 में अपने को गुडविल निकालना। 4 स्टेप्स फॉलो करनी होंगी, देन फाइनल जो चौथा जो स्टेप होगा उससे हमारा गुडविल निकलेगा। और पिछले वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, और जैसे कि मैंने आप बताया कि इस मेथड में आपको ये 4 चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है: नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो पिछले वीडियो में मैंने 2 वीडियो में पार्ट 9 और पार्ट जो 8 है आपका उसमें हमने डिस्कस किया था कैपिटल एम्प्लॉयड को। ओके, सो आई थिंक सो आपको क्लियर भी हो गया। 2 क्वेश्चंस भी मैंने बना करके बताए थे उसमें। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, जो कि नॉर्मली डॉक्टर एस.के. सिंह के बुक में दिया हुआ है। मैं उसी को बस डिस्कस करने जा रही हूँ, नथिंग, कोई अलग से नोट उसका बना के नहीं दूंगी, ठीक है। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, क्योंकि देखो आप अगर कैपिटल एम्प्लॉयड जान गए हो तो बस अपने को क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, राइट। सो लेट्स सी फ्रॉम हियर। देखोगे यहाँ से यू कैन सी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, आप देख सकते हो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर क्या कहता है कि व्यवसाय में लगी हुई वास्तविक संपत्तियों के योग में से व्यवसाय के दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन दायित्व घटाने के बाद जो राशि बचती है उसे सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि जो भी व्यवसाय में जो भी वास्तविक संपत्ति है, मतलब जो अपना जो एक्चुअल जो एसेट है, उन सारे एसेट को अपने को जोड़ देना है 3 चीज़ को छोड़ करके। मैंने बताया भी था 3 चीज़ें क्या थी, गुडविल था आपका, फिक्टिशियस एसेट था और नॉन इन्वेस्टमेंट था। उसको छोड़ करके उन सबको जोड़ लो। जोड़ने के बाद जो भी दीर्घकालीन और अल्पकालीन जो लाइबिलिटी है उसको क्या करना है, घटा देना है। जो राशि बचती है उसके बाद उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। अब अपने को पढ़ना है कि औसत कैसे निकलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड का। तो आप देख सकते हो कि औसत विनियोजित पूंजी की गणना निम्न प्रकार से की जाती है। बहुत सारे प्रकार है। नंबर 1 आप यहाँ पे देखो, हिंदी में लिखा है औसत विनियोजित पूंजी बराबर होता है प्रारंभिक विनियोजित पूंजी प्लस अंतिम विनियोजित पूंजी बटा 2। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, जो भी ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड होगा, प्लस करेंगे क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय 2। पहला तो ये तरीका जिससे आप क्या निकाल दोगे, तुम्हारा पहला निकल जाएगा। पहला ये जो फॉर्मूला है इससे आप एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लोगे। दूसरा देखो यहाँ पे क्या बोलता है, निकालने का जो और भी जो तरीका है वो बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो भी अंतिम विनियोजित पूंजी है यानी कि क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको हाफ ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट करना है, हाफ ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट प्लस हाफ ऑफ करेंट ईयर्स ड्राइंग करना है। इंग्लिश हिंदी में देखो, चालू वर्ष के लाभ का आधा करिए और चालू वर्ष के आहरणों का आधा करिए। तो एक और ये दूसरा तरीका तुम्हारा हो गया यहाँ पे, जिससे आप क्या निकाल लोगे, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लोगे। ओके, क्लियर है। अब देखोगे यहाँ पे अथवा करके और देखो क्या लिखा है, प्रारंभिक विनियोजित पूंजी प्लस चालू वर्ष का लाभ का आधा। कहता है कि ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या हम जोड़ देंगे, 1/2 ऑफ करंट, मतलब 1/2 ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट। तो ये भी तरीका है जिससे आप निकाल, बट बेसिकली हम तुमको खुल कर बोलते हैं ओपनली, आपके माइंड में ये रहना चाहिए, दिस वन। जनरली हम इसी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल होता है ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय 2। ऑलवेज रिमेंबर दिस फर्स्ट। उसके बाद आपका सेकंड थर्ड ऑप्शन है, अगर एग्जाम में जैसा क्वेश्चन रहता है उसके बेस पे आपको चीज़ों को इस्तेमाल करनी होगी। तो आपके माइंड में सेटअप हो गया 1 2 3 अपना फॉर्मूला है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का। बट मेन इंपॉर्टेंट क्या है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल होगा ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैंने आपको बोला था कि ये 4 जो पॉइंट है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड और एवरेज कैपिटल
एम्प्लॉयड, इसमें से हमने दो चीज़ें सीख ली हैं। पहला हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड क्लियर हो गया है, दूसरा क्या था अपना एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब यहाँ पे एक चीज़ देखोगे, एक चीज़ें बताना ज़रूरी था, यहाँ पे नोट करके यहाँ पे देखोगे, इसको लिख भी लेना, पॉज करके आप लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। नोट करके आप देखोगे, इफ़ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आर नॉट गिवन, ठीक है, सेपरेटली, देन वी एज्यूम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। कभी कभी ऐसी स्थिति क्वेश्चन में आएगी आपके सामने कि आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया हुआ है, ठीक है, सेपरेटली नहीं दिया हुआ है, तो अपने को वहाँ पे एज्यूम कर लेना है कि जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है वो किसके बराबर है, कैपिटल एम्प्लॉयड के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे एक बार चीज़ और हमने नोट करके यहाँ पे बताया भी था कि यदि प्रश्न में फर्म संपत्ति, दायित्व तथा लाभ का उल्लेख न हो तो फर्म की पूंजी ही क्या होगी, विनियोजित पूंजी ही हम मानेंगे। तो यहाँ भी एक नोट करके था, इसको भी ध्यान में रखोगे, ये छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एग्जाम के समय। ओके, चलो अब हम जानने की कोशिश करेंगे ये दो जो हमारा टॉपिक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। ये जो आप देख रहे हो ना, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और नॉर्मल प्रॉफिट, ये क्या होता है इसको आप समझेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, इसको आप लिख लीजिएगा। देखो सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट क्या होती है, सामान्य लाभ, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, जो भी इंडस्ट्री का नॉर्म्स है उसके अनुसार क्या बोलते हैं, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर जो बेसिकली काम जो होगा, इन कोई भी इंडस्ट्री है, सपोज सीमेंट इंडस्ट्री है, तो फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी, फर्म डी, बहुत सारे फर्म्स हैं और वो पर्टिकुलर एक चीज़ों को प्रोडक्शन कर रही है, सीमेंट को प्रोडक्शन कर रही है, तो एक इंडस्ट्री बन जाती है, ठीक है। अब इंडस्ट्री नॉर्म्स में क्या, इंडस्ट्री नॉर्म्स का मतलब यहाँ पे क्या है, कॉम्पिटिशन, सब में क्या होगा, एक कॉम्पिटिशन होगा। तो जो भी उनमें कॉम्पिटिशन हो रही है उसके बेस पर इंडस्ट्री नॉर्म्स के अनुसार हमें हर हाल में वो कमाना पड़ेगा। मान लो अगर फर्म ए 8 करोड़ कमा रही है तो लगभग अपने को तो भाई 7.5 करोड़ या 7 करोड़, 8 करोड़, 9.5 करोड़, 9 करोड़ आसपास तो कमाना ही पड़ेगा ना। अब ऐसा थोड़ी है कि 4 करोड़ कमाया, 3 करोड़ कमाया तो फिर टिक नहीं पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। यू हैव टू अर्न, जितना आपका इंडस्ट्री एक नॉर्म्स दे रहा है, कंपटीशन आपको जो मिल रही है, उतना तो आपको कमाना ही पड़ेगा। वही चीज़ यहाँ पर है कि इंडस्ट्री नॉर्म्स कैपिटल के ऊपर बेस होता है। जो भी इंडस्ट्री जो कंपटीशन जो होती है, ये बात सच है, पूरा कैपिटल के ऊपर बेस होता है। जितना ज़्यादा कैपिटल एम्प्लॉयड होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट होगा, और जितना कैपिटल एम्प्लॉयड कम होगा उतना नॉर्मल प्रॉफिट कम होगा। मतलब कहने का मतलब है कि मान लो फर्म ए बहुत ज़्यादा पूंजी लगा रहा है, ठीक है, और सीमेंट का प्रोडक्शन कर रहा है, और फर्म बी प्रोडक्शन भी सीमेंट का कर रहा है लेकिन वो पूंजी कम लगा रहा है, तो जितना फर्म ए कमाएगा क्या फर्म बी कमा सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। फिर वो उस तरह से टिक नहीं पाएगा वहाँ पर। ओके, तो दिस इज कॉल्ड अ नॉर्मल प्रॉफिट। आप अपने बुक में भी थोड़ा देख लोगे, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। यहाँ पे तो बेसिकली जो दिया हुआ है ख नंबर में कि लाभ की सामान्य दर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो पहले नॉर्मल जो प्रॉफिट है उसी से आपका यहाँ पे बना है, थोड़ा सा डिफरेंट है इसका मतलब, वो मैं यहाँ पे भी पहले क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे देखोगे यहाँ पे आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, देखो, रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम विच राइवल फर्म्स आर जनरेटिंग प्रॉफिट। एक ऐसा रेट ऑफ रिटर्न क्रिएट हो जाता है जो हमारे राइवल जो फर्म है वो जनरेट करते हैं प्रॉफिट। मतलब हर हाल में अगर आपकी ये जो सीमेंट की जो भी इंडस्ट्री है, 4-5 फर्म मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर एक इंडस्ट्री में बन गया है कि हाँ 8% तो रेट ऑफ रिटर्न होना ही चाहिए क्योंकि सबकी उतनी कैपेसिटी है करने की, तो हर हाल में आपको 8% तो लाना ही लाना है, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं। अब बुक में आप देखोगे यहाँ पे कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या बोलता है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यू कैन सी, लाभ की सामान्य दर, जो भी लाभ का सामान्य दर है, न्यूनतम लाभ की वह दर है जिसको प्राप्त करने के प्रत्येक विनियोजक आशा करता है। यानी कि कहने का मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज द रिटर्न विच इज एक्सपेक्टेड बाय एन इन्वेस्टर फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट। आपने 10 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट किया है, आप 10 करोड़ आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो इन्वेस्टर चाहेगा
कि जितना जो एक नॉर्मल जो रेट से जो हमको रिटर्न आना चाहिए मिनिमम कम से कम उतना तो हर हाल में आना ही चाहिए। चाहे अगर वो रेट अगर तय होती है कि 10% है, अगर सारे फर्म्स मिला करके अगर उनकी जो कंपटीशन हो रही है, जो सेलिंग जो हो रही है, जो प्रोडक्शन हो रही है, जो कैपिटल लगाया जा रहा है सारे फर्म के द्वारा, और देखा जाता है कि कम से कम 10% तो इस इंडस्ट्री में आना ही चाहिए, तो हर इन्वेस्टर चाहेगा कि जो हम पूंजी लगाए हैं उसका 10% मेरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न रहे। ठीक है, इस दर को लाभ की उचित दर यानी कि रिजनेबल रेट ऑफ रिटर्न या फिर ब्याज दर भी कहते हैं। ओके, विनियोजित पूंजी तथा लाभ की सामान्य दर ज्ञात रहने पर या ज्ञात हो जाने पर सामान्य लाभ की गणना की जाती है। यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीपल क्या करेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100 होगा। ओके, क्लियर हो गया कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है। कुछ चीज़ें और भी बता देती हूँ मैं यहाँ पे, इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे काम आता है। जैसे सुपर प्रॉफिट क्या है, सुपर प्रॉफिट बेसिकली किस पर बेस्ड है, ये भी ध्यान में रखोगे। इट्स एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ गुडविल ऑफ फर्म। सुपर प्रॉफिट तभी आपका होएगा जब आपकी फर्म की गुडविल ज़बरदस्त होगी। हमने ऑलरेडी सुपर प्रॉफिट का मतलब समझा हुआ है, जो सामान्य लाभ होता है उससे और ऊपर जो आपको लाभ होता है बेसिकली वही सुपर प्रॉफिट है। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट कब एग्जिस्ट करेगा, जब कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। जितना ज़्यादा कैपिटल एम्प्लॉयड होगा उतना आपका नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा, हाई होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। जितना कैपिटल एम्प्लॉयड आपका कम होगा नॉर्मल प्रॉफिट उतना क्या होगा, कम होते जाएगा। ओके, अब लास्ट में आपका यहाँ देखो बचता है, हमने तो डिस्कस कर लिया रिगार्डिंग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, हमने यहाँ पे देखा कि क्या होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसके बाद देखोगे कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो ऑलरेडी मैंने स्टेप में बता दिया, फिर भी बट बुक में दिया है तो एक बार फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ। देखोगे यहाँ पे यू कैन सी हियर, व्यवसाय का वास्तविक औसत लाभ या भविष्य का अनुमानित लाभ ज्ञात, अगर जो एक्चुअल जो आपका एवरेज प्रॉफिट है या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है आपने निकाल लिया है, निकालने के बाद आपको क्या करना है, सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट व्यवसाय के सामान्य लाभ से वास्तविक लाभ की अधिकता से होती है। हमने पहले ही बताया था कि जो सुपर प्रॉफिट जो बेसिक जो अधिलाभ जो लिखा है वो क्या है, सुपर प्रॉफिट है। तो जो भी आपके सामान्य जो प्रॉफिट होती है उससे जो अधिक होगी, जो ज़्यादा होगी, वास्तविक लाभ अधिक होगी, उसे हम क्या कहते हैं, सुपर प्रॉफिट कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है आप देख सकते हो, सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, फिर मेंटेनेबल प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब आप एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बोलो या फिर मेंटेनेबल प्रॉफिट बोलो या एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट बोलो, इन सब में से माइनस क्या करना है अपने को, नॉर्मल प्रॉफिट। ये सब या करके है, ठीक है, जैसा सिचुएशन क्वेश्चन में रहेगा वैसा हमको इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो हमने सुपर प्रॉफिट निकाल लिया एंड फाइनली उसके हमको क्या करना होगा, कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल। अंत में हमें क्या करना होगा कि वैल्यू ऑफ गुडविल निकालेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीपल ऑफ नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। ये भी आपने स्टेप 4 में देखा था कि गुडविल कैसे हम निकालते हैं। ओके, एक क्वेश्चन कर लेते हैं साथ में, जस्ट डू इट वन क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 8 है आपका, सिंपल सुपर प्रॉफिट मेथड के बेस पे ये क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन में कि एक फर्म की पूंजी 50,000 है तथा 10% सामान्य लाभ का अनुमान है। यदि फर्म का वास्तविक औसत लाभ 9,000 रुपये है या हो और ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ सुपर प्रॉफिट के 3 गुना पर किया जाए तो ख्याति की राशि निकालिए। एक बार हम क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं बाय इंग्लिश एंड देन आई विल मेक अंडरस्टैंड यू। एक सेकेंड, देखोगे यहाँ पे अ फर्म हैज़ अ कैपिटल, फर्म के पास कैपिटल कितना है, 50,000। फर्म के पास कैपिटल कितना है, 50,000 एंड 10% क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट। 10% क्या है अपना, नॉर्मल प्रॉफिट आर एक्सपेक्टेड है। ठीक है, द फर्म अर्न 9,000, फर्म कितना कमा रही है, 9,000 एज अ एक्चुअल प्रॉफिट। फर्म कितना कमा रही है, 9,000 एज अ एक्चुअल प्रॉफिट। इफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड 3 ईयर्स, गुडविल कितने साल के लिए वैल्यू करनी है अपने को, 3 ईयर्स परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ के ये समझो कि क्वेश्चन में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो 9,000 हमको साफ साफ यहाँ बोला हुआ है कि ये क्या है, मेरा 9,000, यहाँ पर 9,000 मेरा क्या है, ये एक्चुअल प्रॉफिट है, ये तो बोल दिया, क्लियर। 9,000
अब उसके बाद क्या बोला है, नॉर्मल प्रॉफिट अपने को परसेंटेज में दिया है, देखो यहाँ पे 10% ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। ओके अब देखोगे यहाँ पे तो हमारा जो फॉर्मूला था जस्ट अभी हमने पढ़ा था कि ये जो एक्चुअल जो प्रॉफिट है उसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, व्हाट वी हैव टू डू। देखो यहाँ पे स्टेप 1 में क्या है, फाइंडिंग आउट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं है, बस बोला है क्वेश्चन में कि एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, 9000 है। इस स्टेप 1 का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है। दूसरा अपना स्टेप क्या बोलता है कि क्या बोलता है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी नॉर्मल प्रॉफिट का रेट 10% क्वेश्चन में दे दिया है, तो इस क्वेश्चन में अपने को स्टेप 1 और स्टेप 2 का यूज़ ही नहीं करना है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दे दिया है 9000 और नॉर्मल प्रॉफिट 10% ऑलरेडी हमको दिया हुआ है। ओके तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखोगे यहाँ पे, सबसे पहले हम एक्चुअल प्रॉफिट लिखेंगे 9000। अब क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट 10% में दिया हुआ है तो 10% किसका है, क्योंकि कैपिटल कितना लगाया गया है, 50,000 लगाया गया है। ओके तो ये जो फॉर्मूला है जो स्टेप 2 का है, तो कैपिटल मेरा कितना हो गया, 50,000 यहाँ पर हो गया। आप देख सकते हो कैपिटल एम्प्लॉयड को ही हम मान लेते हैं। अगर पूरा सेंटेंस नहीं बोला है क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड, तो अपने को मानना है कि कैपिटल जो बोल रहा है वही क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड है। और यहाँ पे जो 10% जो दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट आर एक्सपेक्टेड, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%। ठीक है, डिवाइड बाई क्या करेंगे, 100 करेंगे, बस वही काम किया गया। 50,000 गुना 10/100, क्योंकि ये अपने को करना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए। तो कितना आ गया मेरा नॉर्मल प्रॉफिट निकालने पर, 5000। अब फाइनली जो थर्ड स्टेप अपना है, चाहते तो आप डायरेक्टली थर्ड स्टेप कर सकते थे, लेकिन लेट्स डू द सेकेंड स्टेप ऑल्सो। ठीक है, तो आप थर्ड स्टेप में क्या देखते हैं यहाँ पे कि सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल आपका कितना हो गया, 9000, नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया, 5000, तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 4000। क्लियर। अब लास्ट में अपना जो स्टेप 4 है उसमें क्या बोलता है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल बराबर क्या होगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीपल ऑफ नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। द नंबर ऑफ ईयर्स परचेज अपने क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 3 ईयर दिया हुआ है, और अपना सुपर प्रॉफिट अभी कितना निकला है, 4000 निकला हुआ है। तो कैलकुलेशन करेंगे, गुडविल इक्वल सुपर प्रॉफिट मल्टीपल ऑफ नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज बराबर कितना हो जाएगा, 4000 गुना 3 कितना हो जाएगा, 12000 हो जाएगा। सो आई थिंक सो ये आपको जो एग्जाम्पल नंबर 8 था वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस दिस एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 10 एंड एग्जाम्पल नंबर 11 एंड 12। ये जो 4 एग्जाम्पल है उसको हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट टू मी एनी डाउट यू हैव। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।